देखिए, इनमें पार्टी का तो कोई नेता नहीं है। मैंने ऑन रिकॉर्ड पहले भी कहा है। और कल केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी ने, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने और मैंने स्वयं पिछले 48 घंटे में कई अवसरों पर यह कहा कि जो नाम जनता दल यूनाइटेड के साथ होने का दावा कर रहे हैं, इनमें पार्टी के सांगठनिक ढांचे में कोई भी व्यक्ति नहीं है। जिस कासिम अंसारी के नाम को लेकर के इतनी सारी बातें कही गई, वो दरअसल आईएमएम के टिकट पर 2020 का चुनाव लड़े, 499 वोट मिले। वो कहाँ हैं, किस दल में हैं, ये किसी को जानकारी नहीं है। और कुछ अन्य नाम भी आए। एक नाम जो सुर्खियां बटोर रहा है, वो जन सुराज के कार्यक्रम में देखा गया। तो ये एक सुनियोजित साजिश कहीं ना कहीं रची जा रही है कि जनता दल यूनाइटेड में अल्पसंख्यक संतुष्ट नहीं है। दरअसल ऐसा नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक हितों की गारंटी हैं। उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण के जो कार्यक्रम किए, जो सुरक्षा का भाव उनके अंदर पैदा किया, जिस तरह से बिहार में कभी दंगे नहीं हुए, बिहार में कभी कर्फ्यू नहीं लगा, हुनर और औजार जैसे ऐसे कार्यक्रम आए जिन्होंने मुसलमानों को आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा काम किया। जिलों में जो मल्टीपर्पस बिल्डिंग्स बन रहे हैं, जिस तरह से आवासीय विद्यालय बन रहे हैं, मुसलमानों के तबके में खासा उत्साह और नीतीश कुमार जी को लेकर जो एक भरोसा है, वो आज भी मानते हैं कि इस बिल को अगर नीतीश कुमार जी का समर्थन है तो मुसलमानों के हितों के प्रतिकूल कोई बात नहीं होगी। और हमारे सुझाव ने, जिन महत्वपूर्ण सुझावों को हम लोगों ने दिया है, उसके बाद ये बिल, उम्मीद अगर इसका नाम दिया गया है तो निसंदेह मुसलमानों के लिए उम्मीद की एक किरण है। और पूरी मजबूती के साथ मुसलमान और विशेषकर पसमानदा समाज आने वाले चुनाव में विपक्ष के इस षड्यंत्र को विफल करते हुए सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जनता दल यूनाइटेड को उभारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस पर मैं टिप्पणी क्या करूं, लेकिन यह एक ऐसा मौका था और मैंने सदन में भी कहा था अपने दल की ओर से, ऐतिहासिक मौका था। कौन कहां खड़ा है ये जानना था। ये बिल एक्चुअली है क्या, इसको समझने 1 मिनट, वो 1 मिनट में अगर बिल को मुझे समझाना हो, एक संस्था और संस्था का चरित्र जिसमें स्वायत्ता थी, उसको आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स के उपकरण से, औजार से नष्ट कर रहे हैं। मुसलमानों को एलिनेट करने की दिशा में और एक बहुत बड़ा कदम आपने लिया। कई दल जो आमतौर पर विपक्ष के साथ नहीं होते थे, इस पर हमारे साथ थे। लेकिन नीतीश जी के नियंत्रण में अगर चीजें, पार्टी, सरकार है और तब ये निर्णय हो रहे हैं तो भगवान मालिक है। और अगर उनके नियंत्रण में नहीं है तो भगवान को तो और भी मालिक बनना पड़ेगा। क्या लगता है मनोज सर, नीतीश कुमार खुद ये डिसीजन नहीं ले? मैंने कह दी अपनी बात, मेरी बात स्पष्ट है। अगर उनके निर्णय से ये सब पोजीशनिंग हुई है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो चिंता का विषय है। और अगर उनके निर्णय के बगैर हुआ है तो और भी बड़ी चिंता का विषय है। और इसलिए जो इस्तीफे हो रहे हैं, कोई भी किसी दल में वैचारिकी के रुझान के साथ रहता, वैचारिकी गुम, फिर काहे की राजनीति, काहे की समाज नीति। सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस पूरे मामले में करने की बात की, वहीं इस बिल को लेकर एक पैटर्न नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कई पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी बहुत कीन हैं कि हम लोग हर तरह के विकल्प ढूंढे, इंक्लूडिंग मूविंग टू द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, इसे खारिज किया जाए। आपने कहा कि इंक्लूडिंग विपक्ष ने हमेशा से, जब एनडीए की सरकार कोई भी ऐसे कानून को लेकर आई है या ऐसे बिल लेकर आई है या ऐसे संशोधन लेकर आई है जिसने समाज के गरीब वर्ग को
मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य किया। विपक्ष ने हमेशा इसको लेकर भ्रम फैलाने का काम किया, फॉल्स नैरेटिव सेट करना। विपक्ष ने हमेशा इस कार्य को करने का काम किया है। जितने भी दल हैं, इन लोगों ने जनता के बीच जाकर भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, निरंतरता में ये काम जितने भी विपक्ष के घटक दल हैं उनके द्वारा किया गया। उदाहरण के तौर पर जब सीएए भी आया था, उस वक्त भी जितने भी विपक्ष के घटक दल हैं उन्होंने सीए को लेकर भ्रम फैलाने का काम किया। जनता के बीच एक आगजनी का माहौल निरंतरता में महीनों तक बना के रखा। उस वक्त भी मैंने सदन के पटल में कहा था कि हाथ कंगन को आरसी किया, आने वाले दिनों में अपने आप पता चल जाएगा कि इससे किसकी नागरिकता गई। सीए एक ऐसा कानून था जहां पे उन देशों में रह रहे अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने वाला वो कानून था, और इन्होंने उसको नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर अल्पसंख्यक समाज, खासतौर पर मुसलमानों को के बीच जाकर ये भ्रम फैलाया कि अगर सीए आ गया तो आप लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी। लंबे समय तक झूठ बोलने का काम किया। परिणाम स्वरूप देश भर में एक डर भय का माहौल बना रहा। आज मुझे बताइए कौन से मुसलमान भाई की नागरिकता छीन ली गई? ये उन देशों में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का कानून था जहां पे बहुसंख्यक मुसलमान थे, बट इन्होंने लोगों के बीच में, भारत में रह रहे मुसलमानों के बीच में भ्रम फैलाने का काम किया, ये कहकर कि इसमें मुसलमानों को नागरिकता नहीं दे रहे, इसलिए आप लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी। ये झूठ बोलने का काम। धारा 370 हटाते वक्त भी यही कहा गया था कि अब धारा 370 अगर हट गई तो देश भर के मुसलमानों को बर्बाद कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। जब राम मंदिर बनने की बात आ रही थी उस वक्त भी कहा गया था कि अगर राम मंदिर बनेगा तो देश भर के मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। सिर्फ झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना। इस लोकसभा के चुनाव में इन्होंने क्या किया? बार बार ये कह रहे थे कि अगर मोदी सरकार तीसरी बार आ गई तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। जवाब देना विपक्ष के तमाम घटक दल, किसका आरक्षण छीन लिया गया? कहां का संविधान खत्म कर दिया गया? या फिर किस मुसलमान की नागरिकता छीन ली गई? सिर्फ झूठ बोलकर, डर का माहौल बनाकर आप अपने वोट बैंक को संभाल के रखते हैं। ये सोच गलत है। आज पुनः ये जो संशोधन विधेयक आया है वक्फ को लेकर, पुनः इसमें झूठ बोला जा रहा है कि ये मुसलमानों के हित में नहीं है, मुसलमानों की जमीन को छीनने का ये काम करेगा, जबकि स्पष्ट तौर से कहा गया है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव है। इसमें किसी का भी अभी तक जिस भी मुसलमान की जमीन है या उसमें मस्जिद बनी हुई है उसको नहीं लिया जाएगा, उसको नहीं तोड़ा जाएगा। फिर भी उनके बीच जाकर ये भ्रम फैलाया जाए। और इसमें ये तक कहा गया है कि अगर कहीं पे विवाद चल रहा है किसी विशेष जमीन को लेकर तो उसमें जो न्यायालय का फैसला आएगा वो सबको मान्य होगा। तो इसमें गलत कहाँ पे कोई कह रहे हैं? अगर किसी सिस्टम में कोई पारदर्शिता लेकर आ रहा है, अगर ट्रांसपेरेंसी अगर एक सिस्टम में लाई जा रही है तो इसमें गलत क्या है? अगर आप गरीब मुसलमानों को उनका हक देने का काम कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? आज की तारीख में कई ऐसे मसले हैं जहां पे मुसलमानों की जमीन का विवाद ही वक्फ बोर्ड के साथ चल रहा है, पर अफसोस की बात यह है कि उनको न्यायालय तक जाने का मौका नहीं दिया जाता था। इसके बाद कम से कम वो न्यायालय जा पाएंगे, अपने हक के लिए न्याय की मांग कर सकेंगे। तो इसमें गलत क्या है? मैं मानता हूं कि आज विपक्ष जो इसको लेकर एक भ्रम का माहौल
खड़ा करने का प्रयास कर रहा है, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने में अपने आप मुसलमान भाइयों को ये पता चल जाएगा कि इससे क्या सही में उनका कोई नुकसान हो रहा है या उनका भला हो रहा है।